नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत, सत श्री अकाल, आदाब। आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे। देखिए साथियों, आज हमें पढ़ना है वर्णमाला का तीसरा भाग। एक होता है स्वर, एक होता है व्यंजन और तीसरा होता है अयोगवाह। अयोगवाह हमें जानना है कि अयोगवाह होता क्या है, हम किसे कहते हैं, इसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि अयोगवाह होता क्या है, किसे कहते हैं अयोगवाह, क्या होता है अयोगवाह। तो सुनिए, वे वर्ण जो ना तो पूर्ण रूप से स्वर होते हैं ना ही पूर्ण रूप से व्यंजन। क्या कहा? जो ना तो स्वर ना ही व्यंजन, ऐसे वर्णों को हम किसके अंतर्गत रखते हैं? अयोगवाह के अंतर्गत। कहाँ रखते हैं? अयोगवाह के अंतर्गत। और इसके अंतर्गत वर्णमाला के जो संपूर्ण वर्ण है 52, इनमें से 2 वर्ण होते हैं। कौन कौन से? तो एक होता है अम और दूसरा होता है अह। इस अयोगवाह के अंतर्गत कौन कौन होते हैं? तो एक अम और दूसरा अह, ये 2 वर्ण होते हैं। इन्हें एक को अनुस्वार कहते हैं और एक को विसर्ग कहते हैं। तो साथियों, इन्हें कैसे समझना है, कहाँ कहाँ किस प्रकार प्रयोग किए जाते हैं, ये सारा समझने के लिए आपको इस कक्षा में अंत तक निरंतर बने रहना है, तो ही आप समझ पाओगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो अयोगवाह है, इसके भेद कितने होते हैं? देखिए साथियों, सामान्य तौर पर जो माने जाते हैं तो इसके भेद 2 है। एक तो होता है अनुस्वार और एक होता है विसर्ग। कौन कौन सा? तो ये कहलाता है विसर्ग और इसे कहा जाता है अनुस्वार। जो अम की मात्रा लगाई जाती है वो कहलाती है अनुस्वार और जो आह की मात्रा लगती है उसे हम कहते हैं विसर्ग। लेकिन एक व्यक्ति है जिन्होंने इनके 3 भेद बताए। कौन? तो किशोरीदास वाजपेयी। कौन थे? किशोरीदास वाजपेयी जी। किशोरीदास वाजपेयी, इन्होंने अनुस्वार के 3 भेद बताए। कौन कौन से? तो एक तो होता है अनुस्वार। किनके 3 भेद बताए? अयोगवाह के। ठीक है, किशोरीदास वाजपेयी जी ने अयोगवाह के 3 भेद बताए। पहला अनुस्वार, दूसरा बताया इन्होंने अनुनासिक। कौन सा बताया? अनुनासिक। आप जानते हो अनुनासिक किसे कहते हैं? तो ये अनुस्वार हुआ। अनुनासिक जो चंद्र बिंदु होता है, ठीक है, वो कहलाता है अनुनासिक। और तीसरा जो है वो कहलाता है विसर्ग। तो इस प्रकार आपसे अगर पूछा जाए अयोगवाह के भेद कितने होते हैं तो 2। कौन कौन से? अनुस्वार और विसर्ग। इसके अलावा आपसे स्पष्ट रूप से पूछ लिया जाए कि पंडित किशोरीदास वाजपेयी जी ने अयोगवाह के कितने भेद बताए, तो बता दीजिएगा 3। कितने? 3। एक कौन सा? अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग। अब चलिए देरी ना करते हुए हम आगे बढ़े और अनुस्वार के नियमों को देखें। ठीक है, किनके नियम? तो अनुस्वार के। अनुस्वार के उपयोग के कुछ नियम हैं, उन्हें हमें देखना है। तो अनुस्वार के नियम, अनुस्वार के नियम साथियों, जो अनुस्वार है ना, इनके उपयोग करने के कुछ नियम होते हैं। ये अम की जो मात्रा लगाई जाती है सीधे नहीं लगाई जाती, इसके नियम है। देखिए, नियम नंबर पहला क्या कहता है कि अगर स्पर्शी व्यंजन वर्ग का, क्या कहता है? स्पर्शी व्यंजन वर्ग का कोई वर्ण और उसके पहले अनुस्वार लगा है तो उस वर्ण को हम किसके अंतर्गत बदल दें या अनुस्वार को हटाकर कहाँ बदले? तो जो उसी वर्ग का पंचम वर्ण होता है ना, वहां पर हमें अनुस्वार का प्रयोग करना है। जैसे आप देखिए, अगर कोई शब्द है जैसे झंडा, ये शब्द अगर है तो इस प्रकार लिखा है, कोई दिक्कत नहीं, सही है। ये जो पहला नियम है ये कहता है कि आप अनुस्वार के तुरंत बाद देखिए कौन सा वर्ण है। कौन सा है? तो ड। अब स्पर्शी व्यंजन वर्ग के कौन कौन से वर्ग होते? क, च, ट, त, प। तो जिस वर्ग का वर्ण आएगा उसका ही पंचम वर्ण
उसका अनुस्वार का काम करेगा। तो जैसे झंडा है तो ट ठ ड ढ और ना, तो इस झंडे को हम कैसे लिखेंगे, इस झंडे को लिखा जाएगा इस प्रकार। आप अगर ये झंडा ऐसे लिखते हो तो ये शुद्ध वर्तनी में गलत माना जाएगा, गलत माना जाएगा। सही रूप इसका कौन सा होगा, झंडा। इसी प्रकार ठीक है, क्या कहते हैं, जिस वर्ग का वर्ण आएगा उसी वर्ग का पंचम वर्ण लिखा जाता है। अब समझना, ये जो पंचम वर्ण का उपयोग अनुस्वार के स्थान पर, ये किसने बताया, तो एक व्यक्ति है, बड़े ही बढ़िया हंसमिजाज व्यक्ति है। कौन है, श्याम सुंदर दास। कौन है, श्याम सुंदर दास। इन्हें जो बताने वाले व्यक्ति है वो है श्याम सुंदर दास। आप अनुस्वार के स्थान पर पंचम वर्ण का उपयोग करो, तो ये जो करने का सबसे पहले प्रयोग बताया वो कौन थे, श्याम सुंदर दास। इन्होंने कहा कि आप अनुस्वार के स्थान पर ऐसे उसी वर्ग का पंचम वर्ण उपयोग में ले सकते हैं। अब झंडे को देखा हमने, इसके अलावा और उदाहरण देख लीजिए, जैसे चंचल। क्या लिखा है, चंचल। तो चलिए चंचल, ये तो जो लिखा है वो सही है, ये आपने चंचल लिखा है, ये सही है। इसके अलावा हमें बदलना हुआ तो इसको कैसे बदलेंगे, तो देखिए अनुस्वार के तुरंत बाद कौन है, च है, तो च छ ज झ इया, इसको कैसे लिखा जाएगा, इस प्रकार से। तो ये चंचल, या इसके अलावा आप ऐसा चंचल लिखते हो तो भी सही है। ठीक है, तो पहला नियम आपको समझ आया होगा कि नियम नंबर पहला क्या कहता है। अगर अनुस्वार का उपयोग हुआ है किसी स्पर्शी व्यंजन वर्ग के कोई वर्ण के पहले, तो उस अनुस्वार को आप हटा दीजिए और उस वर्ण के पहले क्या करेंगे हम, तो जहाँ जो बताया है उसके स्थान पर आप उसी वर्ग का पंचम वर्ण लिख दीजिए। जैसे तीसरा और है चंदन। ये देख लीजिए, अगर इसको देखा जाए तो ऐसा लिखा जाता है। आपने क्या किया, इसके तुरंत बाद द आया, तो द किसका है, त था, द ध न, तो इस न को आपने अधूरा लिख दिया। ये भी चंदन आपका सही रूप है। तो पहला नियम आपको समझ आया होगा, यही होता है पहला नियम। अगर कोई वर्ण है तो उसी वर्ग का पंचम वर्ण बदल दीजिए, किसमें, अनुस्वार में। चलिए नियम नंबर दो को देखते हैं। अब क्या कहता है नियम नंबर 2। देखिए नियम नंबर 2 क्या कहता है। नियम नंबर 2 का कहना है कि यदि ऊष्मीय व्यंजन, कौन, ऊष्मीय व्यंजन कौन कौन से होते हैं ऊष्मीय व्यंजन, तो श, श, श और ह, यह होते हैं ऊष्मीय व्यंजन। अगर किसी शब्द में ऊष्मीय व्यंजन है तो इस ऊष्मीय व्यंजन के पहले हमें किसका प्रयोग करना है, अनुस्वार का। ठीक है, क्या कहा, ऊष्मीय व्यंजन के पहले अनुस्वार का प्रयोग कीजिए, नियम नंबर 2 कहता है। जैसे अंश लिखा है, अंश, तो देखिए श के पहले हमने किसका प्रयोग किया, ऊष्मीय व्यंजन का। ऐसे आप सोच रहे होंगे सर वंश, तो वंश भी आ जाएगा, वंश भी आएगा। इसके अलावा संहार लिखा है, संहार, तो ये ह देख लीजिए, इसके पहले अनुस्वार। इसके अलावा संसार, संसार क्यों नहीं आएगा, जरूर आएगा, ये स के पहले स। ठीक है, तो इस प्रकार से नियम नंबर 2 क्या कहता है कि ऊष्मीय व्यंजन के पहले अनुस्वार का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, तो 2 नियम कंठस्थ। एक जो पहला था जो स्पर्शी व्यंजन से जुड़ा हुआ था, तो उसमें हमें क्या करना है, उसी वर्ग का पंचम वर्ण, और ये उपयोग करने का सबसे पहले किन्होंने बताया, तो डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने। और द्वितीय नियम क्या कहता है, ऊष्मीय व्यंजन के पहले आप अनुस्वार का प्रयोग कर सकते हैं। अब तीसरा नियम, नियम नंबर 3। अब नियम नंबर 3 क्या कहता है, नियम नंबर 3, तो देखिए अंतस्थ व्यंजन। अब कहाँ आ जाएंगे आप, अंतस्थ व्यंजन पर। कौन कौन से हैं अंतस्थ व्यंजन, य र ल व, कौन कौन से, य र ल और व।
अगर शब्द में अंतस व्यंजन आए, अंतस व्यंजन के पहले अगर सम शब्द हो तो इस सम शब्द को इस स में बदला जा सकता है। क्या कहता है नियम नंबर 3? तो कहता है कि अगर शब्द में यर लव आए, अंतस व्यंजन आए और इनके पहले अगर सम हो तो इस सम को इस स के ऊपर अनुस्वार की मात्रा लगाकर उसमें हम परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे देखिए संलग्न, क्या लिखा है? संलग्न। तो इसे अगर आप तोड़ते हो तो देखिए सम और लग्न, तो इस सम को हटाया गया और उसके स्थान पर क्या लिखा गया? सन लिखा गया, संलग्न। ठीक है, ऐसे ही और होता है संवेग। संवेग, सम और वेग, आपने इसे हटाया और इसके स्थान पर क्या लगाया? स लगाया। ऐसे ही हो जाएगा संयोग। ठीक है, संयोग। तो जो तीसरा नियम है वो क्या कहता है कि आप यर लव के पहले सम को देखते हो तो इस सम को हटा दीजिए और उसके स्थान पर स और उसके ऊपर अनुस्वार की मात्रा। ये नियम नंबर 3। ठीक है, अभी तक आपको तीनों नियम कंठस्थ होंगे। अब आइए नियम नंबर 4 पर। नियम नंबर 4 क्या कहता है? नियम नंबर 4 तो देखिए, नियम नंबर 4 कहता है कि अगर किसी शब्द के अंत में हलंत के साथ म आए, कौन? किसी शब्द का अंतिम वर्ण कौन हो? म हो। कौन हो? म हो। तो इस म को हटा दीजिए आप और इसके स्थान पर इसका प्रयोग कर दीजिए। बेझिझक आप इसके स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कैसे शब्द होंगे इसके अंतर्गत? या शब्द का अंतिम वर्ण म कहाँ आएगा? तो देखिए, इधर देखिए जरा, अहम लिखा जाता है। अहम क्या होता है? घमंड। घमंड को कहते हैं ना, घमंड जिसका होगा उसी को कहते हैं हम अहम। तो ये जो अहम है इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इस प्रकार। ठीक है, कैसा लिखा हमने? इस म को हटाया और उसके स्थान पर किसका प्रयोग किया? अहम का। इसमें अनुस्वार हमने जोड़ दिया। तो चौथा नियम यही कहता है कि अगर किसी वर्ण का अंतिम जो वर्ण है, किसी शब्द का अंतिम वर्ण जो है वो म आए हलन के साथ, तो उसको आप हटा दीजिए और वहां क्या लगा दीजिए? अम। ठीक है, अहम हुआ। आप देख लीजिए स्वयं। तो स्वयं इसे भी कैसे लिखा जाता है? इस प्रकार से। ठीक है, संस्कृत का एक शब्द होता है वयम, तो इसकी जगह भी हम क्या लिख सकते हैं? इस प्रकार से लिख दो आप, वयम। ठीक है, तो ये हुए अनुस्वार के नियम। किनके? अनुस्वार के नियम। 4 नियम होते हैं और चारों आपको बता दिए गए। पहला नियम क्या था? तो पंचम वर्ण से जुड़ा हुआ था। डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी ने कहा उष्मी व्यंजन श और ह के पहले अनुस्वार। द्वितीय नियम, तीसरा नियम होता है अंतस व्यंजन यर लव के पहले समाए तो संग के रूप में उसे परिवर्तित कर दिया। और चौथा और अंतिम नियम, अगर किसी शब्द में हलन के साथ अंतिम वर्ण म हो तो उसके स्थान पर आप अनुस्वार का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, ये होते हैं अनुस्वार के नियम। अब विसर्ग किसे कहते हैं? तो विसर्ग का नियम नहीं है, विसर्ग की मात्रा देखी जाती है। ठीक है, जो शब्द के अंत में ऐसे 2 बिंदी होती है उसको हम कहते हैं विसर्ग। इनके नियमों का उल्लेख नहीं मिला है, इस वजह से जैसे कोई शब्द हुए विद्यालय, तो विद्यालय में जैसे ये 2 बिंदी लग गई तो इसका मतलब होता है, ये बिंदी का मतलब होता है ह। विद्यालय क्या कह देते हैं? विद्यालय। ऐसे ही कोई शब्द होता है परोपकार, तो परोपकार इसके आगे लगा दिया 2 बिंदी, परोपकार। ठीक है, तो जो अंत में 2 बिंदियां लगती है इसे हम कहते हैं विसर्ग। ठीक है, और विसर्ग संधि के जो उदाहरण है वहां पर इसके प्रयोग आपको देखने को
मिलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो अयुग्वाह है ये दो प्रकार से होते हैं, एक तो अनुस्वार और दूसरा विसर्ग। तो पहला जो था अनुस्वार, इसके नियम भी आपको बताएं, और विसर्ग क्या होता है तो ये भी आपको बताया गया। तो इस प्रकार से मुख्यतः अनुस्वार के दो भेद, अनुस्वार और विसर्ग। किसके भेद? अयुग्वाह के। जबान है ना बड़ी बदतमीज है, कभी भी कुछ भी इससे बोला जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अयुग्वाह के कितने भेद? दो, अनुस्वार और विसर्ग। और अनुस्वार के भी आपको नियम बताए किस प्रकार से प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, तो जो विद्यार्थी, जो साथी इस कक्षा में अंत तक बने, उनका तहे दिल से आभार। आपने कक्षा को अंत तक देखा, सारी चीज़ें आपने समझी होगी। आशा है आप पूरी तरह से इस नियमों को समझ पाए होंगे। तो आपका एक बार पुनः बहुत बहुत आभार। चलिए, अभी विदाई का समय हो जाता है। हम अब मिलेंगे आने वाले और अगली कक्षा में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।